हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। मैं रवि विश्वकर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक से जिस टॉपिक से मैंने लास्ट क्लास छोड़ी थी। और जो लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक था दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर सेल। अल्टीमेटली मेरा सब्जेक्ट तो आपको पता है, मशीन डिज़ाइन चल रहा था। मशीन डिज़ाइन में भी दूसरा मॉड्यूल चल रहा था जिसमें हमने रिवेट जॉइंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। और रिवेट जॉइंट में मैंने लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर सेल कंप्लीट कर लिया था। और आज हमने बोला था स्टार्ट करेंगे इसेंट्रिक लोडेड रिवेटेड जॉइंट। तो चलिए हेडिंग डालिए, इसेंट्रिक लोडेड रिवेटेड जॉइंट। आज की आपकी हेडिंग रहेगी इसेंट्रिक लोडेड रिवेटेड जॉइंट। इसेंट्रिक का मतलब मैंने बता रखा था कि इसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है। एक ऐसा लोड जो किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ना एक्ट करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन ऑफ एक्शन उसकी कुछ अलग हो, उस तरह के लोड को हम इसेंट्रिक लोडेड बोलते हैं। और कुछ उसकी इसेंट्रिसिटी या उसकी कुछ अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ उसकी डिस्टेंस भी होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, इसेंट्रिक लोडेड रिवेटेड जॉइंट। तो हेडिंग डालिए इसेंट्रिक लोडेड रिवेटेड जॉइंट। तो क्या होता है इसेंट्रिक लोडेड? तो मैंने बता दिया कि ऐसा लोड जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट ना होके उससे कुछ ना कुछ इसेंट्रिक दूर पे एक्ट हो रहा हो। कहाँ से? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ऐसे लोड को हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक लोडेड रिवेटेड जॉइंट। तो चलिए एक पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसेंट्रिक लोडिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए अल्टीमेटली इसमें हमको इसेंट्रिक लोड लगाना है जिसमें मुझे रिवेटिंग भी करनी है। मैं एक प्लेट ये मान लेता हूँ और इसी प्लेट को ज्वाइंट करना है एक दूसरी प्लेट से। मैं मान लेता हूँ वो प्लेट कौन सी है? ये एक प्लेट है, इसके अंदर ही लगी हुई है। दिस इज द सेकेंड प्लेट। और इस सेकेंड प्लेट का आगे चल के कुछ डिस्टेंस भी है, लाइक दिस। क्लियर? अब इसके ऊपर मुझे इसेंट्रिक लोडेड देनी है। हमें ऐसे नहीं, कुछ मान लेता हूँ हेयर a rivet, here also a rivet, this is the rivet and this is the rivet. That is rivet number 1, rivet 2, rivet 3rd and this is the rivet number 4. This is the center of gravity of this joint. Means इस पूरी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर है, लेकिन लोड इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ना एक्ट होके कहाँ पे एक्ट कर रहा है? कुछ ना कुछ इसेंट्रिक डिस्टेंस पे लोड एक्ट कर रहा है, दैट इज योर पी। और उसकी डिस्टेंस क्या हो गई? तो इस इसेंट्रिक लोड की डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रहता है, दैट इज कंसिडरिंग ई। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम दिया है जिसमें प्लेट एक प्लेट ये एक प्लेट ये, इन दोनों प्लेट को हम रिवेट से ज्वाइंट कर रहे हैं। और इन प्लेट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इसेंट्रिकली कहाँ एक्ट कर रहा है? ई डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अब देखिए हम यहाँ से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तो इस फोर्स को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी फोर्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इमेजिनरी तरीके से इस फोर्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाते हैं तो एक चीज़ ना के दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये पूरा फोर्स का फोर्स आएगा, दूसरा क्या आएगा? दूसरा इस फोर्स पे या सॉरी इस सेंटर पे एक मोमेंट ऐड करेगा जो कि कैसा होगा? यहाँ पर पकड़िए, जहाँ से तुम्हें फोर्स शिफ्ट करना उसे पकड़िए और घुमा दीजिए फोर्स। तो मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक फोर्स भी मोमेंट भी ऐड करेगा। ठीक है, लेकिन हमें अल्टीमेटली डिजाइनिंग या लोडेड या फिर स्ट्रेंथ किसकी निकालनी है? रिवेट की निकालनी है। तो रिवेट के केस में अगर देखेंगे तो रिवेट के ऊपर दो चीज़ें ऐड करेंगी, एक प्राइमरी शियर फोर्स एक्ट करेगा, एक सेकेंडरी शियर फोर्स।
तो मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। दिस इज रिविट 1, रिविट 2, रिविट 3 एंड रिविट 4। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देखिएगा, सॉरी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे देखिएगा, जब फोर्स इधर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से एक मोमेंट भी यहाँ पर आ रहा है, साथ ही साथ एक फोर्स भी आ रहा है इसके साथ। लेकिन ये जो फोर्स यहाँ पर आ रहा है, ये फोर्स दो पार्ट में रिविट पे ऐड करेगा, एक प्राइमरी शियर फोर्स के तौर पे, एक सेकेंडरी शियर फोर्स के तौर पे ऐड करेगा। तो देखिए, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। दैट इज प्राइमरी शियर फोर्स P1 डैश, तो वहाँ P है तो रिविट 1 पर कौन सा फोर्स लगेगा? P1 डैश, कॉमा P2 डैश रिविट 2 पे, कॉमा रिविट 3 पे P3 डैश एंड P4 डैश। ये चारों फोर्स कहाँ लगेंगे? इन रिविट्स पे लगेंगे। अगर ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है तो अल्टीमेटली ये जो शियर फोर्स लगेगा, जो इस रिविट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली अपवर्ड। दैट इज P1 डैश हेयर, P2 डैश यहाँ पे, P3 डैश और यहाँ पर क्या एक्ट करेगा? P4 डैश। तो ये फोर्स अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो इस फोर्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हमारी प्लेट्स के ऊपर एक प्राइमरी शियर फोर्स लगेगा, जो कि कहाँ होगा? वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अब इन प्राइमरी शियर फोर्स का अगर मुझे लोड निकालना है तो इन प्राइमरी शियर फोर्स का अगर मैं लोड निकालना चाहता हूँ, दैट इज P1 डैश इक्वल्स टू P2 डैश। आपको पता है अगर ये सेंटर पे है और सेंटर से इनकी डिस्टेंस क्या है? सभी की सभी डिस्टेंस सेम है, तो इनका जो फोर्स होगा वो भी सेम रहेगा। दैट इज P3 डैश विच इज P4 डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? दैट इज योर P बाई नंबर ऑफ रिविट्स। इस केस की अगर मैं बात करता हूँ तो इस केस में नंबर ऑफ रिविट कितने हैं? 4। तो इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू आ गई, इंडिविजुअल प्राइमरी शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? P/4। अल्टीमेटली मैं आपको ये प्रोसीजर बता रहा हूँ जिससे कि आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये तो फोर्स के बारे में बात होगी। लेकिन अगर यहीं पर फोर्स के साथ साथ आप देखिए मूवमेंट भी ट्रांसमिट हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं लेट द डिस्टेंस ऑफ ईच रिविट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG में लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या CG लिख दीजिए, फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर क्या है? R1, R2, R3, and R4. So the secondary shear force are P1 double dash, P2 double dash, P3 double dash and P4 double dash। एक आपका शेयर फोर्स था जो इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को रजिस्ट कर रहा था, एक शेयर फोर्स जो निकलेगा वो इनके ऊपर लगने वाले मूवमेंट को भी रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो इन शेयर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? दैट इज P into E। दिस इज द ओवरऑल मोमेंट एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जो मोमेंट है ये किसके इक्वल होगा? इंडिविजुअल फोर्स के मोमेंट से, R1 P2 डबल डैश R2 प्लस P3 डबल डैश R3 प्लस P4 डबल डैश इंटू R4। इस कॉन्सेप्ट में एक चीज होती है कि जो शेयर फोर्सेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? आपके डिस्टेंस ऑफ रिविट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी here the distance, secondary shear force are proportional to
their distance are proportional to their distance from center of gravity. तो अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज P1 डबल डैश इक्वल्स टू C टाइम ऑफ R1 वेयर C इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. P2 डबल डैश इक्वल्स टू C R2, P3 डबल डैश इक्वल्स टू C R3 एंड P4 डबल डैश इक्वल्स टू C R4. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 this equation number 3 1 and this is the 3. So from equation number 2 and 3, from equation number 2 and 3, this is the equation number 2. यहाँ से P1 डबल डैश P2 P3 एंड P4 डबल डैश की वैल्यू इसमें पुट करिए. तो मैं इसको नोट करिए, ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ. क्या इधर ही लिख दे रहा हूँ, इसको रफ करके. क्या था, P3 की वैल्यूज है P2 में रखो, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू कहाँ रखी है इक्वेशन नंबर 2 में. तो यहाँ से P इंटू ई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, C सब में कॉमन हो जाएगा, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर इंटू C. तो यहाँ से जब C की वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगी, P इंटू ई बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर. परेशान ना होइए, ये सब आपसे पूछा नहीं जाता है, ये सब मैं करा रहा हूँ जिससे कि आपको एक प्रोसीजर पता चले कि किसी भी इसेंट्रिक लोडेड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना होइए कि ये याद करना पड़ेगा, नहीं सिर्फ आप स्टेप समझिए बस. ऐसे ही स्टेप को आप फॉलो करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ठीक है, तो यहाँ से मैंने C की वैल्यू निकाल ली. अब इस C की वैल्यू आप इंडिविजुअल इक्वेशन नंबर 3 में रखिए. तो P1 की वैल्यू क्या निकलेगी, P1 डबल डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, दैट इज क्या निकलेगी, P इंटू ई इंटू R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर. ऐसे ही आप P2 डबल डैश P3 डबल डैश एंड P4 डबल डैश की वैल्यू निकाल लेंगे सिमिलरली. और जब P1 P2 P3 की वैल्यू निकलेंगी तो क्या करेंगे, हम P1 डैश प्राइमरी शियर फोर्स एंड P1 डबल डैश सेकेंडरी शियर फोर्स का मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा. रिजल्टेंट डिपेंड करेगा कि उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है. उसी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक रिविट है, प्राइमरी शियर फोर्स वर्टिकली अपवर्ड P1 डैश एक्ट कर रहा है, सेकेंडरी शियर फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है P1 डबल डैश. तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, जो बड़ा हुआ P1 माइनस P1 डबल डैश. इसको सॉल्व करेंगे. इसी तरह और भी आप निकालेंगे हर रिविट के बारे में, 1 2 3 चारों रिविट के बारे में, और उनमें सबका जब रिजल्टेंट निकल आएगा तो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू जिसकी होगी, रिजल्टेंट में सबसे बड़ी वैल्यू जिसकी होगी उसको हम इक्वेट कर देंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट से. ठीक, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि P1 की वैल्यू मैक्सिमम निकल के आई आफ्टर रिजल्टेंट. रिजल्टेंट के बाद P1 की वैल्यू मैक्सिमम निकल के आई, ये मैं मान लेता हूँ. तो इस P1 की वैल्यू किसके पुट कर देंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट, दैट इज P पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ. इसके आप इक्वल करेंगे तो यहाँ से आप क्या निकल के आएगी, D. और अल्टीमेटली आपको D ही निकालना होता है, और D से ही हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि डिजाइनिंग में रिविट का डायमीटर साइज क्या होना चाहिए. ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कम से कम करते हैं. जल्दी से करिए. जो मैंने यहाँ कराया है इसी स्टेप को मैं अभी फॉलो करूंगा न्यूमेरिकल में, आप देखिएगा. ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, आराम से करिए. हो गया, चलिए फिर न्यूमेरिकल एक करते हैं. चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं.
इसी स्टेप को मैं अब फॉलो करने जा रहा हूँ, देखिएगा इसी चीज़ को मैं क्वेश्चन में कैसे फॉलो करता हूँ, ये देखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर रिविट से कोई क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है, इसेंट्रिक लोडिंग से। तो रिविट का जब भी एग्ज़ाम हो या मशीन डिज़ाइन का, तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा। और इस चैप्टर की अगर बात करूँ तो इसमें इसेंट्रिक लोडिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसी इसेंट्रिक लोडिंग से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ रिवेटेड जॉइंट कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रिवेट। क्वेश्चन है अ riveted joint consisting of 4 identical rivet, a riveted joint consisting of 4 identical rivets, कहाँ गया, identical rivet subjected to an eccentric force of 5 kilonewton, subjected to an eccentric force of 5 kilonewton, eccentric force of 5 kilonewton। तो कह रहा है डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द रिवेट, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो बोल रहा है कि क्या करो, डिटरमाइन द diameter of rivet if tau की वैल्यू आपको दिए हैं, if the value of permissible shear stress is 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, मैं डायग्राम भी इसमें दिया गया है, डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज योर डायग्राम। इसमें यहाँ पर आपकी क्या लग रहा है, एक फोर्स लगा है, 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है। 4 रिवेट इसमें भी दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैं बात कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस फोर्स की डिस्टेंस क्या है, 200 mm। यह डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी सारी रिवेट्स की जो डिस्टेंस है दैट इज योर 100 mm। मीन्स रिवेट 1, 2, 3 एंड 4। मैं बात करूँ रिवेट 1, 2, 3, 4, तो सभी रिवेट्स की जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दी गई है, दैट इज 100 mm, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, देखिएगा। सबसे पहले काम क्या करना है, प्राइमरी शियर फोर्स निकाल लेना है। अब इस फोर्स को मैं यहाँ से करूँ, इसके लिए मैं देखिए 2 डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम, चारों रिवेट्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये प्राइमरी शियर फोर्स आप पता है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो प्राइमरी शियर फोर्स थोड़ा सा गलत बन गया है। डायग्राम में क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया, ये मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ इधर से समझने के पर्पज से। फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो प्राइमरी शियर फोर्स क्या लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश एंड दिस वन इज P4 डैश। अब देखिए करना क्या है, जब ये फोर्स इधर शिफ्ट होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो जब इस वाली रिवेट पे आएगा, देखिए हम पहले रिवेट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये यहाँ पर लगेगी, तो इसको रजिस्ट, अगर फोर्स या मोमेंट इस साइड से लग रहा है तो इसको रजिस्ट करने के लिए फोर्स इस साइड से लगेगा, दैट इज योर P1। अगर इस चीज को मैं रिप्रेजेंट इस पे नजर की इस वाले पे करूँ, प्राइमरी को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, सेकेंडरी को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, दैट इज P1 डबल डैश
इधर लगेगा तो इसको वर्टिकली अपवर्ड P2 डबल डैश, ये वर्टिकली अपवर्ड, ये इधर जा रहा है तो इधर से इधर लगेगा, दैट इज P3 डबल डैश, ये ऊपर जा रहा है और वो नीचे, दैट इज P4 डबल डैश। तो ये हो गए आपके प्राइमरी फोर्स और ये क्या हो गए आपके सेकेंडरी। बस क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। करना क्या है, स्टेप नंबर 1 डालिए और लिखिए प्राइमरी शियर फोर्स। प्राइमरी शियर फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज P1 डैश इक्वल होगा P2 डैश इक्वल होगा P3 डैश इक्वल होगा P4 डैश के, जो किसके बराबर होगा 5000 न्यूटन के, और कितने लिमिट है 4। तो हर एक की वैल्यू P1 डैश P2 डैश P3 डैश और P4 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए जरा इसको। इतना तो कैलकुलेट ही कर लेंगे जहाँ तक मुझे पता है, दैट इज योर 1250 न्यूटन। मीन्स हर एक प्राइमरी शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1250 न्यूटन। अब क्या करना है, सेकेंडरी शियर फोर्स निकाल लेते हैं। मैंने बताया था सेकेंडरी शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अगर P1 डबल डैश की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, P इंटू ई इंटू R1, R1 की वैल्यू अपॉन, और देखिए यहाँ पर सबकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है तो यहाँ पर R कर दीजिए, दैट इज 4R स्क्वायर, 4 बार R आएगा स्क्वायर, तो यहाँ से R से R कैंसिल कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा P इंटू ई अपॉन 4R। नोटिस करिए हर बार इसकी वैल्यू यही आएगी, तो ये कह सकता हूँ P1 डबल डैश की वैल्यू क्या होगी 5000 न्यूटन इंटू 200, 4 गुणे 100, 200 200 1/4 2, दिस इज 2500 न्यूटन mm। ये P1 डैश की वैल्यू निकल के आ गई। सी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से अगर थोड़ा बहुत आपको याद होगा तो निकाल सकते हैं। नोटिस करिए कि P2 की वैल्यू, P2 डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई P इंटू ई इंटू R बाई 4R स्क्वायर ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे सॉल्व करके मैं P2 P3 डबल डैश P4 डबल डैश की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 5000, और यही वैल्यू किसकी इक्वल की P1 डबल डैश की। तो यहाँ से मैंने P2 डबल डैश की वैल्यू निकाल ली P3 डबल डैश की। तो समझ में आई ये चीज कैसे आई कि नहीं समझ में। मैंने शुरुआत में बताया था क्या हुआ था कि P इंटू ई को हमने किसके इक्वल किया P1 डबल डैश इंटू R1 प्लस P2 डबल डैश इंटू R2 प्लस P3 डबल डैश इंटू R3 प्लस P4 डबल डैश R4, और मैंने बताया था जो P1 डबल डैश है वो C टाइम ऑफ R1, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे सभी की वैल्यू, तो क्या अल्टीमेटली निकल आएगा P इंटू ई इक्वल्स टू C काउंट हो जाएगा, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सभी की R की वैल्यू एक जैसी है, तो C इंटू 4 टाइम ऑफ R स्क्वायर, तो यहाँ से P इंटू ई आ गया, तो यहाँ C की वैल्यू क्या आएगी P इंटू ई अपॉन 4R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर P1 डबल डैश CR1 या R पे, तो C की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या कट के आ जाएगा, दैट इज P इंटू ई इंटू R बाई 4R स्क्वायर। यहाँ से R कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आया, वही निकल के आया जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए टाइम बहुत कम होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ चीज़ें आपको मन में ही करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सबकी वैल्यू निकाल दी, तो अब चलिए रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपको देख के लग रहा है कि अगर मैं P1 की बात करता हूँ रिविट नंबर 1, तो P1 रिविट 1 पे कैसे लग रहा है, और इधर P1 डैश ऊपर साइड एंड P1 डबल डैश, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कुछ है। अगर मैं P2 की बात करता हूँ, सॉरी अगर मैं रिविट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ तो P1 डैश भी ऊपर की तरफ लग रहा है और P2 डैश और P2 डबल डैश भी ऊपर, मीन्स सिर्फ एक
P2 ही एक ऐसा मतलब दूसरा रिविट ही एक ऐसा है जिसमें सेम डायरेक्शन में प्राइमरी शियर फोर्स और सेकेंडरी शियर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी शियर फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और किसी में ऐसी वैल्यूज नहीं आ रही, इसलिए मैं सारी वैल्यूज कैलकुलेट ना करके सिर्फ ये बता सकता हूँ देख के कि दूसरी रिविट में सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और अगर सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट फोर्स दूसरी में आएगा तो कितना आएगा, दैट इज योर P2 क्या होगा, P1 डैश प्लस P2 डबल डैश क्या होगा, P1 डबल डैश कितना है, दिस इज योर 1250 प्लस 2500 सेवन की क्या है 5553, इज इट क्लियर, 5553 न्यूटन, ये आपका क्या आ गया P2। और मैंने बताया था जो भी रिजल्टेंट फोर्स सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम रिविट की स्ट्रेंथ इक्वेशन के साथ या शियर स्ट्रेंथ इक्वेशन के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर P2 को किसके साथ इक्वेट करेंगे, π/4 d स्क्वायर इंटू टाउ के साथ। तो देखिए 33 35 50 बराबर π/4 d स्क्वायर इंटू 60, यहाँ देखिए 60 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई जरा बता दीजिए। और अगर आप ये बता दिए तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसको अप्रॉक्सीमेट आप 9 mm लिख सकते हैं क्योंकि मशीन डिज़ाइन में अप्रॉक्सीमेशन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, पूरी तरह से प्रोसीजर पे बेस्ड होता है, कुछ भी इधर उधर का नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ चीज़ें आपको दिमाग में ही सॉल्व करनी होंगी। और आपने अगर ऐसा कर लिया तो ये मान के चलिए आप कम समय में पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रोसीजर सही अडॉप्ट कर लिया और आंसर सही ला दिया तो 10 में 10 नंबर आपको मिलने लाजमी है इन सेमेस्टर। ठीक है, तो इसको नोट करिए और जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक। या मुझे लगता है आज में इतने रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नोट डाउन करिए और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। चलिए फिर, जय हिंद, स्वस्थ रहिए।